जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम आदर्श आचार संहिता क्या है, आचार संहिता की अवधि कितनी होती है, आचार संहिता लगने के बाद क्या क्या कार्य हो सकता है और क्या क्या कार्य नहीं हो सकता है, भर्तियों यानी रिक्रूटमेंट्स पर आचार संहिता का क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी रिजल्ट आ सकता है क्या, ज्वाइनिंग हो सकता है क्या, इन सभी पॉइंट्स पर बात करेंगे एकदम सिंपल जो आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम देखते हैं आदर्श आचार संहिता क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन है सभी राजनीतिक पार्टियों और प्रत्याशियों के लिए बनाई गई एक नियमावली है जिसका चुनाव के समय पर पालन करना अनिवार्य होता है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, आदर्श आचार संहिता की अवधि कितनी होती है। चुनाव की तारीख की घोषणा से आचार संहिता लागू होती है और यह चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक लागू रहती है। और लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता पूरे देश में लागू होती है, जबकि विधानसभा चुनाव के लिए जिस राज्य में चुनाव हो रहे हैं उस राज्य में लागू होती है। अगला पॉइंट है, आदर्श आचार संहिता में अहम भूमिका किसकी होती है। तो इसका जवाब है चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता में सर्वाधिक अहम भूमिका होती है। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा यानी संसद, विधानसभा, विधान परिषद यानी विधानमंडल के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव आयोजन करवाना चुनाव आयोग का सांविधिक कर्तव्य है। अगला पॉइंट है, आदर्श आचार संहिता लगने के बाद क्या क्या नहीं हो सकता। तो पहला पॉइंट है, सरकार कोई भी नीतिगत निर्णय नहीं ले सकती। दूसरा पॉइंट है, सरकार किसी भी नई योजना को लॉन्च नहीं कर सकती। तीसरा पॉइंट है, सरकारी कर्मचारियों का ट्रांसफर और प्रमोशन नहीं कर सकती। चौथा पॉइंट है, चुनाव प्रचार में सरकारी वाहन और सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। पांचवा पॉइंट है, सभा या रैली के लिए पुलिस प्रशासन से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। अगला पॉइंट है, भर्तियों से संबंधित में आचार संहिता की भूमिका क्या है। तो इसका पहला जवाब है, आदर्श आचार संहिता में किसी भी विभाग में ज्वाइनिंग के लिए चुनाव आयोग से अनुमति अनिवार्य होती है, अन्यथा विभाग ज्वाइनिंग नहीं करवा सकता। और चुनाव आयोग को परमिशन देने के पीछे तर्क ये होता है कि विभाग को समय के साथ जरूरत होती है। किस संदर्भ में? जन लोक कल्याण के संदर्भ में। जैसे होता है कि कभी पुलिस की ज्वाइनिंग हो या मेडिकल या कोई ऐसी जॉब है जहाँ पर बहुत ज़रूरत हो जन कल्याण के लिए, तो वहाँ पर वो परमिशन दे देता है। और जनरली मैं आपको बताऊं, कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल की हो या स्टेट में इलेक्शन हो, तो स्टेट की तो वो परमिशन लेने के लिए, ज्वाइनिंग के लिए नहीं जाती है इलेक्शन कमीशन के पास। और इसके पीछे एक वजह होता है कि इसका मुद्दा विपक्ष बना लेता है कि ये वोट के लिए ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। तो सामान्यतः यही देखा जाता है कि इलेक्शन में जब आचार संहिता लग जाती है तो कोई भी स्टेट हो या सेंट्रल हो, जल्दी से, जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं हो तब तक वो ज्वाइनिंग के लिए इलेक्शन कमीशन के पास नहीं जाता है। जैसे कई भर्तियों फंसी हुई है, जैसे ईमार्स की भर्ती है, उसकी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई है, वो भी पेंडिंग पड़ी है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के भी बहुत से पदों की ऐसी वैकेंसी है जिनका ज्वाइनिंग पूरी नहीं हो पाई है और कुछ के परिणाम भी नहीं निकल पा रहे हैं। तो इतना जल्दी, इतना आसानी से और बहुत छोटी बात के लिए नहीं जाता है इलेक्शन कमीशन के पास कोई भी सरकार। और इसके पीछे सबसे बड़ा सॉलिड रीजन ये होता है कि सरकार को विपक्ष घेरने में कामयाब हो जाता है। अब अगला पॉइंट है, नई भर्ती का नोटिफिकेशन कोई भी विभाग रिलीज नहीं कर सकता, नई वैकेंसी नहीं निकाल सकता। और लास्ट पॉइंट है, भर्ती प्रक्रिया जारी रह सकती है। अगर वो भर्ती का एडमिट कार्ड आया, एग्जाम होना है, तो उसका हो सकता है अगर वहाँ उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर सब कुछ मैनेज हो जाएगा तब। आचार संहिता से रिलेटेड ये बातें आप समझ गए होंगे। और मैं आपको बताऊं, कोई भी आयोग बहुत जल्दी से इलेक्शन कमीशन के पास ज्वाइनिंग के लिए नहीं जाता है। और जब ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे नहीं तो वो करवाएंगे कैसे। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन पूछनी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। रिक्रूटमेंट से रिलेटेड नई अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।